हेलो एवरीवन। देखें, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हमने कल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी वो ये थी कि ये सबसे सरल चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 15 मार्क्स तक का ये आता है। तो हमने बात की थी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो वर्ड यूज़ हुए थे। पहला वर्ड था इंटरनल, दूसरा था रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो रहा है कि हम उसको दोबारा बना रहे हैं। जैसे मैंने मकान का एग्जांपल लिया था, मैंने कंपनी का एग्जांपल लिया था। अगर कंपनी क्या हो रहा है, कंटिन्यूस लॉसेस में जा रही है, ठीक है, तो आपके सामने दो स्थितियां बनती हैं। या तो आप उसको किसी और को बेच दो, यानी कोई उस कंपनी को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, या फिर अमलगमेशन हो जाए। अगर आप उसको सेल कर देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कि आपने कंपनी को सुधारने की कोशिश की है लेकिन बेचकर। अगर आप उसी कंपनी को अंदर से सुधारने की कोशिश करते हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं आपके, जैसे कि डिबेंचर होल्डर, बैंक, आपके सप्लायर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर से थोड़ी थोड़ी मदद मांग के, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, आप कंपनी को रिवाइव भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो हमने बात की थी कि देखो, जब भी कंपनी लॉसेस में चल रही है और अगर हमें उसको बंद करना पड़ जाए, तो अगर हमने कंपनी को बंद करने का डिसीजन लिया तो कई लोगों को कई तरीके का नुकसान होगा। जैसे कि शेयर होल्डर का कैपिटल डूब सकता है, डिबेंचर होल्डर्स का भी प्रिंसिपल डूब सकता है, इंटरेस्ट भी जो आउटस्टैंडिंग डूब सकता है, जरूरी नहीं डूब ही जाए लेकिन डूब सकता है, एक संभावना है। लेंडर्स मतलब बैंक या क्रेडिटर का भी पैसा डूब सकता है। एम्प्लॉय का आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे विजय माल्या जी नहीं चुका पाए, जी गलती से लगा दिया मैंने, विजय माल्या नहीं चुका पाए, तो उनकी सैलरी लॉस हो सकती है और उनका एम्प्लॉयमेंट का भी लॉस हो सकता है। गवर्नमेंट को भी कई नुकसान होते हैं। एक तो जो नुकसान होता है वो है कि कंपनी के बंद होने की वजह से, जैसे कोरोना की वजह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद हुए, बहुत सारे एम्प्लॉय निकाले गए। ऐसा बोला जा रहा है कि अप्रॉक्स 2 करोड़ एम्प्लॉय को हटाया गया है ना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स को मिला के 2 करोड़ एम्प्लॉय हटाए गए। डायरेक्ट टैक्सेस का भी लॉस होता है और जीएसटी का भी लॉस होता है, तो गवर्नमेंट को भी लॉस होता है। तो कंपनी को बंद करने से बेहतर है कि एक आखिरी भरपूर कोशिश कर ली जाए कि कंपनी रिवाइव हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर रिवाइव करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करा के एक स्कीम तैयार करनी होगी, जिसमें उन्हें कोर्ट के सामने पेश करना होगा कि वो क्या उनके पास स्कीम है, वो कैसे इस कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्कीम बना के उन्हें कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। कोर्ट उसको अप्रूव कर देगा अगर उनको ठीक लगता है, पॉसिबिलिटी लगती है। देखें, ये कहा जाता है मतलब लॉ में कहा गया है, बाइंडिंग अप पढ़ेंगे आप, सीए फाइनल में चैप्टर है, तो वहाँ इस तरीके से बोला गया है प्रोविजंस में कि कोशिश की जानी चाहिए, अगर कोई कंपनी के बाइंडिंग अप की स्थिति आती है, जैसे कोई डिबेंचर होल्डर का आप ड्यूज़ नहीं चुका पाते, तो डिबेंचर होल्डर केस कर देते हैं कि इस कंपनी को बाइंडिंग अप कर दो क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं चुका रहे हैं। तो भी कोशिश ये होती है कोर्ट की, एनसीएलटी की, कि कंपनी को तब तक बाइंडिंग अप का ऑर्डर ना दिया जाए जब तक कि बाइंडिंग अप करना ही एकमात्र ऑप्शन ना बचे। यानी अगर किसी भी तरीके से कंपनी को बाहर निकाला जा सके, अच्छी पोजीशन पर लाया जा सके, तो पूरी कोशिश की जाएगी कंपनी को बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो देखो, हमने बात की थी कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे अगर कोर्ट हमें स्कीम अप्रूव कर देगा। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें हम ध्यान रखेंगे कि हम अपने डिबेंचर होल्डर से, क्रेडिटर से, ठीक है, बैंक से, जिन लोगों से भी हमने पैसा लिया उनसे हम बात करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे कि आप थोड़ा सा पैसा माफ़ कर दो, या आप डिबेंचर के बदले शेयर ले लो, या आप डिबेंचर के बदले कुछ माफ़ कर दो और कुछ हम आपको कैश दे देंगे। क्रेडिटर को बोल सकते हैं कि आप अपने क्रेडिटर में से 20% 30% माफ़ कर दो, बाकी का हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके हमने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े भी थे। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट करना है, प्लस हमारे जो भी एसेट्स हैं उन सबको हमें जो भी हमारे एसेट्स हैं उन सबको हमें रीवैल्यू करना है, जो भी हमारी लायबिलिटी उनको हमें रीवैल्यू करना है। जो भी फिक्टिशियस एसेट दिखाई दे रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट एक तरीके के जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। अब कंपनी कंटिन्यूस लॉसेस में चल रही है तो उसके पास बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके वो पूरे लॉसेस को ख़त्म कर लो आप, है ना। जितना लॉस है उतना पैसा आप शेयर होल्डर की कैपिटल से रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं, जो कि मैं आज के लेक्चर में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसका प्योर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे हम।
तो आप एसेट को रीवैल्यू करो, लाइबिलिटी को रीवैल्यू करो, फिक्टिशियस एसेट्स को रिमूव करो, राइट ऑफ कर दो आप, ठीक है। तो ये काम हमें कुछ करने होते हैं। और भी कुछ काम किए जाते हैं जो मैं आज ही नए तरीके से बताऊंगा, जैसे कि शेयर्स को रेड्यूस किया जाता है, शेयर्स को स्प्लिट किया जाता है, शेयर्स को कंसोलिडेट किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, ये सारी बातें बताऊंगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा। अभी 25 अगस्त को आइसर मोटर्स ने अपने शेयर्स को स्प्लिट किया है, तो मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, उसका उसकी कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। आइसर मोटर्स जो बुलेट बनाती है, सुना होगा आपने, बुलेट तो सुनी होगी आवाज़। तो देखें, हमने बात की थी कुछ एग्जाम्पल लेके, क्रेडिटर्स के केस में, डिबेंचर होल्डर के केस में थोड़े थोड़े एग्जाम्पल किए थे। जो बात मैंने इंपॉर्टेंट समझाई थी उनको मैं बता देता हूँ। मैंने एक नोट लिखवाया था कि रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज़ अ गेन टू एंटिटी। कोई एसेट जो हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अगर उससे हमें पैसा रियलाइज हो जाता है तो हमारी कंपनी के केस में क्या बन जाएगा, वो हमारे लिए इनकम बन जाएगी। तो अगर हमें कोई ऐसा एसेट हमने बेच दिया जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और वो 20,000 रुपये में बिक जाता है, तो पैसे आएंगे 20,000 बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। जो भी फायदा या नुकसान है वो सब कैपिटल रिडक्शन में जाता है, तो बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। ऐसे ही अगर कोई हमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी चुकाना पड़ जाए या उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ जाए, तो रिकॉग्निशन और सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज अ लॉस टू एंटिटी। वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। कभी भी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आपको चुकानी पड़ जाए, आपके पास 20,000 रुपये, मैंने एक केस भी लिए थे कि देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000 पास जनरल एंट्री इन दी फॉलोइंग केसेस। तो आपके पास एक 20,000 रुपये की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब आपको एंट्री करनी है, पहला लायबिलिटी सेटल 20,000 इन कैश। अगर आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल करना पड़ जाए, तो आपने लायबिलिटी तो कभी रिकॉर्ड की नहीं थी, पैसे जा रहे तो आ गया टू बैंक, ठीक है। ये रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए इतना फास्ट बोल रहा हूँ मैं, फिर हम बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे। तो पैसे जा रहे तो टू बैंक। अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड होती तो लायबिलिटी टू बैंक हो जाता, लेकिन लायबिलिटी कोई थी नहीं, है ना, आपको देने ही नहीं थे पैसे, लेकिन देने पड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी चुकाना पड़े तो लॉस है, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी माफ़ हो जाए तो वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसको लायबिलिटी माना ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो अगर 100% ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड ऑफ, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि 60% वेव ऑफ हो जाए और 40% चुकाना पड़े, तो जो वेव ऑफ हो जाए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो चुकानी पड़े आपको उसकी एंट्री इसलिए होगी क्योंकि वो लायबिलिटी आपने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। इसी की तर्ज पे अरियर्स ऑफ डिविडेंड्स का एक कॉन्सेप्ट है, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड का एक कॉन्सेप्ट है, मैं वो समझाऊंगा आपको। तो ये हुआ हमारा पुराना डिस्कशन जो हमने किया। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। 2 पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ। एसेट अनरिकॉर्डेड है, अगर रियलाइज हो जाए या रिकॉर्ड होगा तो गेन है। लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है और अगर हमें उसको पे करना पड़ जाए तो वो लॉस है। तो इसी बेस पर मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 8 एग्जाम्पल हम ले चुके थे। देखें 9th एग्जाम्पल, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कैपिटल कमिटमेंट भी बोलते हैं, ऑफ फॉर, एक मिनट ना, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹1,00,000। हमने एग्रीमेंट लिया था कि हमें किसी का 1,00,000 रुपए का गुड्स सप्लाई करना था। सपोज़ आप टमाटर बेचने का काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक टमाटर, बड़े लेवल का काम MBA लोग कर रहे हैं, IITian लोग कर रहे हैं। तो आपने किसी से एग्रीमेंट किया था कि आपकी शादी में टमाटर तो हमारे ही आएंगे। कितने रुपए के, 1,00,000 रुपए के। लेकिन कंपनी कंटिन्यूस लॉसेस में चल रही थी, बिजनेस थोड़ा सा ठीक नहीं था और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम आपने लगाई। तो अभी आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप स्कीम को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो आपने क्या किया, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। सो देयर वाज एन कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल कमिटमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹1,00,000। दिस कॉन्ट्रैक्ट is
cancelled by paying 10% penalty as damage। ठीक है, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब मैं सारा नहीं लिख रहा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको 10% पेनल्टी लगी। बताएं क्या सॉल्यूशन होगा। आपने जब 1 लाख रुपए की गुड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो क्या आपने 1 लाख की एंट्री कर दी होगी? क्या आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप उसकी एंट्री कर देते हैं? क्या एग्रीमेंट की जनरल एंट्री होती है? नहीं होती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो आपने कोई एंट्री नहीं की थी। जब आप सामान सप्लाई करते तो आप सेल बुक करते और वहाँ से 1 लाख रुपए आपको मिल जाते, केवल एग्रीमेंट हुआ था। अब आपने इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया और 10% पेनल्टी लग गई आपको, मतलब 10,000 रुपये लगे। बताएं क्या ये पेनल्टी पहले से रिकॉर्ड थी? नहीं सर। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया। एक ऐसी लायबिलिटी आ गई जो कभी रिकॉर्ड थी नहीं। क्या एंट्री आएगी? टू बैंक। मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, टू बैंक पहले लिख देता हूँ। आप एंट्री जब भी आपको डाउट लगता है, आप एंट्री को वहाँ से शुरू करें जहाँ से आपको बेहतर समझ में आती है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है 10,000 रुपये गए, तो हमने लिखा टू बैंक, कितना? 10,000 रुपये। अब डेबिट क्या कर दें सर? तो डेबिट कर देंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं डिविडेंड के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट लेता हूँ। %10 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। सपोज करें 5 लाख रुपए की। डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 ईयर्स। 3 साल से डिविडेंड हमने दिया नहीं है। अब मैं पहले आपको लिखवा नहीं रहा, नोटिंग नहीं करा रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। केस 1, होल ऑफ द डिविडेंड is paid by issue of equity share of ₹10 each at ₹15 पर शेयर। मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, लेकिन बाद में, पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब समझाऊंगा साथ में, नोटिंग बाद में कराऊंगा। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए की, और डिविडेंड 3 साल से अरियर है। अब एक बात समझना कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं उसके केस में डिविडेंड अरियर है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉसेस में चल रही है। हमें पता है हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं ना। कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, कंटिन्यूस लॉसेस में चल रही है। तो लॉसेस में चल रही है तो डिविडेंड तो क्या ही देगी। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसा होता है कि ठीक है, आज प्रॉफिट नहीं है, आज हमारा डिविडेंड मत दो, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा तो आप ये जो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और आपको तब वो प्रॉफिट हमें देना होगा, तब वो डिविडेंड हमें देना होगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और जब भी प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ ना कहा जाए वो क्यूमुलेटिव ही होते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की खास बात यह है कि अगर उनका डिविडेंड आज नहीं मिल पाया तो वो एक्यूमुलेट होता जाता है ना, क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तब आपको वो देना होगा। अब चूंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा डिविडेंड, इसलिए हो गया कंटीजेंट लायबिलिटी। तो जो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या कहलाती है कि किसी इवेंट के होने पर वो लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ क्यूमुलेटिव डिविडेंड भी कब देना पड़ेगा? अगर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। सही है। इसलिए जो एक्यूमुलेटेड जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं उनका जो अरियर ऑफ डिविडेंड होता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी जैसा ट्रीट करा जाता है। मैं नोटिंग करा दूंगा। अब कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में क्या होता है?
अटेंड कर लेना कॉल। बाहर जाके अटेंड कर लो, बाहर जाके। सॉरी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी केस में क्या होता है, आप जब उसको पे करेंगे, जब भी आप पे करेंगे, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो आप जब भी उसको पे करेंगे वो क्या बन जाएगा आपके लिए, लॉस बन जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी अभी रिकॉर्ड नहीं थी, आपको चुकानी पड़ गई। अब इस तर्ज पे आप बताएं, मैं इसकी नोटिंग कराता हूँ। तो आपका 3 साल से डिविडेंड अरियर था, 10% की रेट है, तो बताएं 3 साल का डिविडेंड कितना हो गया, 5 लाख का 10% 50,000 होता है, 3 साल का 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 हो गया। तो होल ऑफ द डिविडेंड इज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 15 पर शेयर। तो हमने वो पूरा डिविडेंड चुका दिया और शेयर इशू करके, और 10 रुपये वाला शेयर हमने 15 रुपये में इशू किया। तो अब देखना क्या हो रहा है, कितने शेयर इशू होंगे। तो पहले तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इस सॉल्यूशन करके बताता हूँ मैं, थोड़ा सा कॉमन पार्ट। ये आएगा अरियर्स ऑफ डिविडेंड, कितना डिविडेंड अरियर है, तो 5 लाख का 10% है ना, और कितने साल से अरियर है, 3 साल से, है ना। 5 लाख का 10% रहता है, 3 साल से अरियर है, तो कितना हो गया, 1,50,000। अब डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर, शेयर्स कितने रुपए का इशू किया हमने, 15 रुपए का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितने शेयर हमने इशू करने पड़े होंगे, देखें 10,000। और क्या एंट्री आएगी, अब बताएं एंट्री क्या आएगी। तो एंट्री आएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको जहाँ से बनता हो वहाँ से लिखना शुरू करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर, 10 रुपये का 1, कितना हो गया, 1 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 10,000 शेयर, 5 रुपये का प्रीमियम, 50,000। अब क्या ये लायबिलिटी रिकॉर्डेड थी कभी, नहीं सर, ये तो कंटीजेंट लायबिलिटी थी, तो ये आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना, 1,50,000। क्या होगा अगर हम पूरा ही डिविडेंड माफ कर दें, तो यह है केस 2, होल डिविडेंड इज वेव्ड ऑफ बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर माफ हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो 2 कैपिटल रिडक्शन कर लेंगे हम, कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे पैसा, है ना, 1.5 लाख रुपए। क्या कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड थी जो खत्म हो रही है इसलिए आप उसको प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सर अरे अब डिविडेंड था ना सर, चुकाना था, अब नहीं चुकाना पड़ रहा है, प्रॉफिट हो गया। क्या आपने कभी उसको रिकॉर्ड किया था? नहीं सर, वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि तब चुकाएंगे जब प्रॉफिट होगा, इसलिए हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया होगा। करेक्ट। तो कंटीजेंट लायबिलिटी यानी जो लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं है, अगर वो माफ हो भी जाए तो आप उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव ऑफ हो जाए तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं थी, हमने वो लायबिलिटी कभी मानी ही नहीं थी, और वो नहीं भी चुकानी पड़े तो बात खत्म हो गई ना। अगर अनरिकॉर्डेड को चुकाना पड़ जाए तो वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, और वो हम कहाँ डेबिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तीसरा केस क्या हो रहा है, थर्ड केस बता रहा हूँ कि 2/3 of the arrears of dividend is waived off and balance 1/3 is paid in cash। 2/3 क्या हो गया, माफ हो गया, और 1/3 हमने कैश में चुकाया। तो यहाँ देखें अरियर्स ऑफ डिविडेंड कितना था, तो अरियर ऑफ डिविडेंड था 1,50,000 का। इसमें से कितना वेव ऑफ हो गया, 2/3 हो गया, 1,50,000 का 2/3,
मतलब 1,00,000। बताएं क्या करें, माफ़ हो गया तो क्या करें, गेन हो गया या कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी माफ़ हो भी गई तो नो इफेक्ट है ना, नो एंट्री। और जो पे किया हमने, पेड कितना, 1,50,000 का 1/3, कितना, 50,000। इसकी हमें क्या करनी होगी, रिकॉर्ड करना है इसको, रिकॉर्ड एज लॉस। ये हमारे लिए लॉस हुआ है और इसकी एंट्री आ जाएगी, देखो पैसे जा रहे हैं 50,000, तो एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट, एक कितना, 50,000 जो हम चुका रहे हैं, और डेबिट हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, 50। देखिए यही क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम मिलेगा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, मल्टीपल टाइम आपको यही एंट्री मिलने वाली है। जो ट्रांजेक्शन मैं आपको ले रहा हूँ उस बहुत मल्टीपल टाइम मिलेंगे आपको। तो मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका जो अरियर ऑफ डिविडेंड है वो एक तरीके कंटीजेंट लायबिलिटी है, चुकाना पड़ जाए तो लॉस है, माफ़ हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना चुकाना पड़ जाए उतना लॉस है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, कि जो arrears of dividend, it is a contingent liability। अब दो केसेस हो जाएंगे, if waived off, नो एंट्री, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी माफ हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ पेड, रिकॉर्ड एज लॉस, लॉस के रूप में रिकॉर्ड होगा, और आप क्या करेंगे, डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। थोड़ा माफ, थोड़ा पे करना पड़े, थोड़ा माफ हो गया, थोड़ा पे करना है, तो जो माफ हो गया उसका नो इफेक्ट ना, सिंपल सी बात है, और जो पे किया है उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, है ना, कैसा, कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करके। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। 9th पॉइंट था शायद, 10th हो गया था, 11th। पॉइंट ये है कि राइट ऑफ कर दें ऑल fictitious assets whether question ask for it और नॉट। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि जो फिक्टिशियस दिखाई दे रहा है आपको उनको आप राइट ऑफ कर दें, कई बार वो कुछ नहीं बोलेगा, तो भी आपको हर हाल में उनको राइट ऑफ करना है। जैसे एग्जांपल क्या है फिक्टिशियस, तो जैसे कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, जैसे आपको दिखती है अंडरराइटिंग कमीशन, या ऐसा हो सकता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नॉट रिटर्न ऑफ। बैलेंस शीट में दिखाई देता था, आपने देखा हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिखाई दे रहा है, उसको हम 10 सालों में थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करेंगे, तो एक तरीके लॉस है जो हमने अभी राइट ऑफ नहीं किया है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो सकता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसको आप हटा दें। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी एक तरीके फिक्टिशियस एसेट के रूप में दिखाई देता है, हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं उसको, इसको भी हमें हर हाल में राइट ऑफ करना है। क्या गुडविल भी फिक्टिशियस एसेट है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस नहीं है, ठीक है। तो फिक्टिशियस को भी आपको राइट ऑफ करना है और गुडविल को भी राइट ऑफ करना है। ये अलग बात है
क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूस लॉसेस में चल रही है उसकी गुडविल क्या ही होगी, बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हो आप, क्या गुडविल बची होगी आपकी, ठीक है। इसलिए गुडविल को भी हम, अगर हमें क्वेश्चन में दिखती तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन इंटेंजिबल में हम केवल गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। इंटेंजिबल एसेट कई तरीके के होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे आपका टैली ERP हो सकता है, ठीक है। तो क्या सॉफ्टवेयर भी, कंपनी खराब हो गई तो क्या सॉफ्टवेयर भी खराब हो गया, कंपनी लॉस में चल रही तो क्या सॉफ्टवेयर भी खराब हो गए, नहीं ना। तो सॉफ्टवेयर या अदरवाइज जो इंटेंजिबल हैं उनको हम ऐसे अपनी तरफ से राइट ऑफ नहीं करेंगे, क्वेश्चन बोलेगा तो सब राइट ऑफ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन गुडविल का तो सीधा संबंध है ना, आप कंटिन्यूस लॉसेस में चल रहे हैं, सिक कंपनी बन गए, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई है, आप अलग ही मानने रहे हैं कि नहीं हमारी तो बहुत इज्जत है, तो अब नहीं है इज्जत, उसको राइट ऑफ करो और कैपिटल एक्शन अकाउंट में डाल दो। तो मैं एक साथ एंट्री कर दूंगा, बार बार पॉइंट और लिख दे रहा हूँ, क्या, राइट ऑफ गुडविल इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। और देखें एंट्रीज क्या आ जाएंगी, अब इन सबको राइट ऑफ करना है। आप गुडविल एसेट के रूप में होता है, राइट ऑफ करोगे तो क्रेडिट होगा, तो टू गुडविल, गुडविल क्रेडिट होगा, है ना, और डेबिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। टू जितने भी फिक्टिशियस एसेट हैं या P&L जिसका डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉसेस, जिसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी बोलते हैं। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नॉट रिटर्न ऑफ, तो टू अदर फिक्टिशियस एसेट्स, सारे फिक्टिशियस एसेट क्या करना है आपको, राइट ऑफ कर देना, ठीक है। बस अब हम 2-3 पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं, फिर हमें केवल क्वेश्चन आंसर करने हैं, और इन्हीं पॉइंट से आपको जब देखोगे तो आपको 90% क्वेश्चन के सारे पॉइंट आपसे बन रहे होंगे कि हाँ यार सर ये तो बहुत ही सिंपल था। देखें अब क्या हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, एक छोटा सा एनालिसिस, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, और फिर कैपिटल जो शेयर कैपिटल है उसको स्प्लिट करना, ठीक है, या कंसोलिडेट करने का मीनिंग क्या होता है। तो 13वां पॉइंट है वो है कैपिटल रिडक्शन। अब देखें जो आपको लॉस हो रहे हैं तो आपने डिवेंचर होल्डर से भी बोला यार कि हमारा थोड़ा पैसा माफ़ कर दो, क्रेडिटर को भी बोल रहे हैं हमारा पैसा माफ़ कर दो, एम्प्लॉय को भी बोल रहे हैं कि थोड़ा और काम कर लो, आपका पैसा बाद में चुका देंगे। तो अगर ये लोग लॉस बियर करेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस तो किसको बियर करना चाहिए, शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर ने अगर 10 रुपये जमा किए थे एक शेयर पे, तो उसके भी तो पैसे कटने चाहिए ना, उसको भी तो बाद में वापस कम मिलने चाहिए। तो हम उसके 10 रुपये के शेयर को 8 रुपये पर रिड्यूस कर देंगे। जैसा डिवेंचर होल्डर के हमें पैसे चुकाने थे तो हमने उसके प्रति जो हमारी लायबिलिटी उसको हमने कम कर दिया, ऐसे हम शेयर होल्डर के प्रति भी लायबिलिटी को कम करते हैं। मैं पहले जनरल एंट्री बताता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं लिखता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है 10 इंटू जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं वो है सपोज करें 12,000, तो कितना हो गया 1,20,000। अब कैपिटल रिड्यूस कैसे की जाती है, तो वो लिख रहे हैं ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज टू बी reduced to equity share of ₹8 paid up. Each equity share of ₹10 each, 10 रुपये वाले हर एक शेयर को, मतलब कितने 12,000 शेयर को, सारे शेयर्स को
इज टू बी रेड्यूस टू इक्विटी शेयर ऑफ 8 पेड अप। बोला 10 वाले को 8 का बना दो। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि एक जो शेयर होल्डर है जिसके पास एक शेयर था और वो शेयर कितने का था, 10 रुपए का, उसको हम बोले कि आज के बाद तुम्हारा शेयर 10 का नहीं रहेगा, आज के बाद तुम्हारा एक शेयर के बदले हम तुम्हें एक शेयर देंगे, ईच इक्विटी शेयर को हम 8 रुपए वाले में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो तुम्हारे पास 10 रुपए वाला शेयर है अब वो कितने रुपए वाला शेयर हो जाएगा, 8 रुपए वाला शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, मेरे पास वो 10 रुपए वाला शेयर लाओ और मुझसे 8 रुपए वाला शेयर ले जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि हम 10 रुपए वाले एक शेयर की फेस वैल्यू 10 ही रखें, बस पेड अप कितना हो जाए उसका 8। लेकिन आईसीआई जितने भी क्वेश्चन पूछता है और जितने भी सॉल्यूशन देता है उनको ऐसे मानता है कि हमने उनसे 10 रुपए वाला शेयर वापस ले लिया, फाड़ के फेंक दिया, और हमने एक नया शेयर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू और पेड अप अमाउंट दोनों ही कितने हैं, 8 रुपये हैं। बात आई आपको समझ में? तो हम ऐसा मान रहे हैं, आईसीआई ऐसा करता है कि वो 10 रुपये वाला शेयर वापस ले रहा है शेयर होल्डर से और फिर उसको कितने रुपए वाला शेयर दे रहा है, 8 रुपये वाला शेयर दे रहा है, 8 रुपये पेड अप है वो। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज और भी चेंज कर देता हूँ। तो इज रेड्यूस टू इक्विटी शेयर ऑफ ₹8 फुली पेड अप। अब ठीक है, 8 रुपये वाला शेयर है और फुली पेड अप है ऐसा। तो अब क्या होगा, ये शेयर होल्डर 10 रुपये वाला शेयर देगा और इसको 8 रुपये वाला शेयर मिलेगा। बोलेगा 2 रुपये, हमने कहा आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, सारे लोगों के हिस्से से पैसे कट रहे हैं, आपके हिस्से से भी पैसे कटेंगे। कॉन्सेप्ट में और भी डिटेल में समझाऊंगा। एंट्री क्या होगी, तो देखो एंट्री क्या होगी, जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपये वाला शेयर है वो चला जाएगा और उसके बदले मिलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने वाला शेयर मिलेगा आपको, 8 रुपये वाला शेयर मिलेगा। और कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा शेयर होल्डर को, 2 रुपये का। तो कंपनी को कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 2 रुपये का। और फ़ायदा हो जाएगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब 12,000 शेयर हैं तो हर एक शेयर 10 का था, उस हर एक शेयर के बदले 8 रुपये का शेयर मिला, तो शेयर तो आपको अभी भी 12,000 ही मिलेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करें, 10 रुपये का था 12,000, यहाँ भी इंटू 12,000 और 12,000 शेयर पे एक एक पे हमें 2 रुपये बच गए। ठीक है, तो ये आप अमाउंट लिख सकते हैं जो भी आ रहा होगा। कितना आ रहा है बताएं, मतलब कैसे बताएंगे आप। 1,20,000 हो रहा था यहाँ पे और 96,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ओके, बीइंग इक्विटी शेयर रेड्यूस टू ₹8 पर शेयर। इसकी लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है 10, कुछ ना कहा जाए तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 मानेंगे, इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं सपोज 10,000, तो कितना हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,00,000 के। अब यहाँ लिखा है ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज कन्वर्टेड इनटू 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹7 ईच। तो ईच इक्विटी शेयर, हर एक शेयर जो 10 रुपये का था, इज कन्वर्टेड इनटू 1 इक्विटी शेयर। तो हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिला, लेकिन वो कितने का है, 7 का है। तो एंट्री क्या होगी, पुराने शेयर हम मंगाएंगे उनसे और उनको हम नए शेयर दे देंगे कि भाई पुराना शेयर लाओ और नया ले जाओ। तो एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए वाला, 10 रुपये वाला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए वाला, 7 रुपये वाला। शेयर होल्डर को कितने का फ़ायदा और नुकसान, 3 रुपये का। तो कंपनी को कितने का फ़ायदा हो गया, 3 रुपये का। उन्होंने 10 जमा किए थे, अब 7 ही वापस करने पड़ेंगे। तो 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, और कितने शेयर थे, 10,000, तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 ही था,
इंटू 10,000 शेयर थे तो 70,000 के हो गए और 30,000 का कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आ गया। अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं, कैपिटल रिडक्शन का मीनिंग क्या है। अब देखो क्या हो रहा है ना, इसका एनालिसिस कर रहे हैं। आप याद करें जब कंपनी हमने बनाई होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई होगी, एंट्री आई होगी। जब बिल्कुल कंपनी बनाई थी कहीं से पैसा नहीं आया, शेयर होल्डर ने लगाया, तो एंट्री आई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मान लो कि ये 1 लाख रुपए उन्होंने लगाए। कितने लगा दिए? 1 लाख। तो यहाँ 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई और यहाँ एसेट्स आ गए बैंक के फॉर्म में। फिर हमने बैंक से गुड्स खरीदा होगा, फिक्स एसेट खरीदा होगा, जो भी किया तो हमारे 1 लाख के एसेट आए। अब हमें क्या हो रहा है लॉसेस। तो हमने जो 1 लाख रुपए का सामान लगाया था, गुड्स लगाया था, हमने जब उनको बेचा तो वो 70,000 में ही बिके और 30,000 का लॉस हो गया। अब अगर हमें 30,000 का लॉस हो गया है ना, समझें कि हमने गुड्स परचेज़ की, तो हमने परचेज़ किया 1 लाख का टू बैंक, पैसे चले गए हमारे 1 लाख। फिर हमने इसको सारे माल को सेल कर दिया, ठीक है, और एंट्री आई बैंक टू सेल्स। तो सारा माल सपोज करें कितने बिका? 70,000। तो हमारे पास 1 लाख रुपए आए थे, चले गए और सेल करके 70,000 आए। तो अब देखना हमारे पास एसेट, अगर हम दूसरी बैलेंस शीट बनाएं यहाँ से, तो कितने एसेट बचेंगे हमारे पास? हमारे पास एसेट्स बचेंगे, बैंक बैलेंस बचेगा केवल 70,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? वो तो 1 लाख की है। और हमें लॉस कितने का हो गया? हमें लॉस हो गया है 30,000 का। सही है? कोई डाउट आपको? 1 लाख लगाए थे, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। फिर हमने उस 1 लाख का सामान खरीदा तो परचेज टू बैंक, तो सामान आ गया। फिर हमने वो सामान बेच दिया 70,000 रुपये में। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास 70,000 रुपये हैं, 30,000 का हो चुका है हमें लॉस, क्योंकि हमने सारा माल 70 में ही बिका। ऐसे हम कई सालों से थोड़ा थोड़ा लॉस होता आ रहा है। तो हमें कितने का लॉस हो चुका है? टोटल 30,000 का लॉस हो चुका है। अब बताओ, शेयर कैपिटल दिख रही है 1 लाख की, क्या हम शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए देने की पोजीशन में हैं? नहीं, हमारे एसेट तो 70,000 ही हैं। तो ये तो जबरदस्ती 1 लाख दिख रही है। तो हम शेयर होल्डर को बोलेंगे कि इस सारी इवेंट होने के बाद जो लॉस होगा हमारा, तो हम उनको बोलेंगे कि यार देखो, तुम्हारी जो कैपिटल है 1 लाख, वो एसेट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। मतलब वो एसेट इतने हैं ही नहीं अपने पास, अपन लॉसेस में चल रहे हैं। तो ये लॉस भी तो तुम्ही को बियर करना होगा, तुम शेयर होल्डर हो। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? उस लॉस के अमाउंट से तुम्हारी कैपिटल को कम कर रहे हैं। ठीक है, मैं करके बताता हूँ। और हम शेयर होल्डर को एक और नई बैलेंस शीट बना के बताएंगे और बोलेंगे अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो ऐसी बनेगी, एसेट 70,000 के हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी कितने की दिखेगी? 70,000 ही दिखेगी, क्योंकि ये फिक्टिशियस जो है इसको अपन क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करेंगे तो शेयर होल्डर के हिस्से से पैसे जाएंगे। उसी बेस पर मैंने एंट्री की। अब देखो आप, 1 लाख की कैपिटल थी, अब 70 की ही बचेगी। 30,000 आपका क्या हो रहा है? आपको लॉस बियर करना होगा। तो आपको समझ आएगी कैपिटल रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपकी कैपिटल हो उतने एसेट हों ही नहीं, हम लॉसेस में हों, तो उन लॉसेस की वजह से आपके कैपिटल को रिड्यूस करना है। ये अंदाज आपको नहीं लगाना, आपको तो उन लॉसेस को कैपिटल रिडक्शन में डाल देना है और स्कीम खुद बता देगी कि शेयर होल्डर के पैसे कितने कम करने हैं। तो हम ऐसे ही प्रेफरेंस के भी कैपिटल से काटते हैं। जब हम डिवेंचर होल्डर के पैसे काट रहे हैं, सप्लायर के पैसे काट रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी तो काटेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे भी हम काटेंगे। ओके, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। क्वेश्चन आपको साफ साफ बताएगा कि कितना कैपिटल रिड्यूस करने हैं। ओके, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम्पल करना है क्या? आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं कैपिटल रिड्यूस करने के। ठीक है, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के केस में हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
फेस वैल्यू है 10 और ये दिख रहा है 3 लाख के, मतलब कितने प्रेफरेंस शेयर होंगे? 30,000, है ना। ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच इज टू बी reduced to या converted into one equity preference share of ₹6 each। तो उन्होंने बोला कि हर एक शेयर को, 10 वाले को एक शेयर में कन्वर्ट करेंगे 6 वाले में। ठीक है, तो एक शेयर आप लाओ 10 वाला, आपको एक शेयर देंगे हम 6 वाला, आपको 4 रुपये का नुकसान, हमें 4 रुपये का फ़ायदा। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एंट्री क्या आ जाएगी? एंट्री आ जाएगी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल चूँकि लायबिलिटी जैसा होता है, कैंसिल होगा तो डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट। कितने वाला फेस वैल्यू? 10 वाला। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस साइड ले लूँ। तो कितने रुपए का आ जाएगा ये? 3 लाख। टू जो भी नए प्रेफरेंस शेयर होंगे, 1 यहाँ लिख दूँ, सपोज 13% प्रेफरेंस शेयर, नए जो प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं वो 13% वाले हैं, तो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपए वाला शेयर है? 6 वाला। और कितने शेयर थे? तो अपने 10 वाला शेयर था, 3 लाख रुपए के थे, मतलब कितने शेयर रहे होंगे? 30,000 शेयर रहे होंगे। तो ये फेस वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 30,000 एक प्रेफरेंस शेयर इंटू 6 रुपये का एक है, 1,80,000 रुपये हो जाएंगे। और 2 कैपिटल रिडक्शन, हर एक शेयर पे कितने रुपए का रिडक्शन हुआ? 4 रुपये का। 30,000 शेयर पे 1,20,000 का रिडक्शन हो जाएगा। तो 3 लाख के शेयर के बदले 1,80 के शेयर दे दिए और 1,20 का रिडक्शन हो गया। ओके, बस आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, वो है कंसोलिडेशन या स्प्लिट अप ऑफ शेयर्स। शेयर का कंसोलिडेशन करना या शेयर को स्प्लिट करना। तो देखें, जैसे मैं इसमें समझाता हूँ आपको। पहला, स्प्लिट अप और सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ईच, या मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है 10 और ये दिख रहे हैं 1 लाख, मतलब कितने शेयर होंगे? 10,000। अब लिखा है यहाँ ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज टू बी कन्वर्टेड into 5 equity share of ₹2 each। अब यहाँ क्या रिडक्शन हो रहा है? 10 वाले को 2 रुपये का कर दिया, 8 का लॉस है? नहीं। ईच इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर जो 10 रुपये वाला था, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। एक 10 रुपये वाले शेयर के बदले 5 शेयर देंगे हम 2-2 रुपये वाले, जिसे हम चेंज कराते हैं, है ना, खुला कराते हैं पैसे, उस तरीके का बात हो रही है। तो ये क्या है सर, ये कुछ भी क्यों हम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे, सारी बातें बताता हूँ। और इसी पे आइसर मोटर्स का 25 अगस्त को, 24 और 25 अगस्त को उन्होंने अपना शेयर स्प्लिट भी किया है और उसकी वजह से उनके शेयर की कीमत 10% बढ़ गई एक ही दिन में। तो वो भी क्यों हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखना क्या हो रहा है यहाँ पे एक शेयर होल्डर है और उसके पास एक शेयर हुआ करता था, है ना, ये है शेयर होल्डर,
उसके पास एक इक्विटी शेयर था और जो कि कितने का था, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला। हम उसको बोल रहे हैं कि सुनो ये शेयर हमारे पास लाओ, हम तुम्हें इक्विटी शेयर देंगे 5। वो खुश हो रहा है 5 मिलेंगे, हमने कहा हाँ 5 इक्विटी शेयर देंगे, लेकिन ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम्हारा एक शेयर जो 10 रुपये का था उसके बदले हम तो 5 शेयर देंगे, ठीक है, लेकिन वो शेयर कितने रुपए का एक होगा, 2 रुपये का एक होगा, ठीक है, 2 रुपये का एक शेयर होगा, है ना, 2 रुपये का। तो ऐसे कितने शेयर दे देंगे हम उसको, 5 इक्विटी शेयर देंगे एक शेयर के बदले। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको क्या फ़ायदा होगा। पहले आप बताओ मुझे इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। सर अकाउंटिंग तो 10 रुपये का शेयर उसके पास पहले भी था और 2 रुपये के 5 शेयर हैं, तो 10 रुपये की शेयर उसके पास अभी भी हैं। तो ना तो किसी को लॉस समझ में आ रहा है ना किसी को प्रॉफिट, एग्जैक्टली ना किसी को प्रॉफिट हुआ मॉनेटरी ना ही किसी को लॉस हुआ मॉनेटरी, ठीक है। और एंट्री क्या बन जाएगी, तो पुराना शेयर कैंसिल हो जाएगा, तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 10 रुपये वाला, फेस वैल्यू लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट में। तो कितने शेयर थे, 1 लाख रुपए के शेयर थे, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10,000। तो 10,000 इक्विटी शेयर थे उसके पास और एक शेयर के बदले उसको 5 शेयर मिले, तो 10,000 इक्विटी शेयर के बदले अब कितने मिले होंगे, 50,000 इक्विटी शेयर मिले होंगे, सही है। 10,000 इक्विटी शेयर के बदले कितने मिले होंगे, 50,000 इक्विटी शेयर। तो एंट्री क्या आ जाएगी, हम समझते हैं अच्छे से। एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराना वाला खत्म हो जाएगा जिसकी फेस वैल्यू 10 थी, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नए शेयर इशू होंगे जिसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 रुपये होगी। और होगा ये, मैं कैलकुलेशन भी बताता हूँ आपको। पहले 10,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, तो ये 1 लाख रुपए के शेयर थे। अब क्या हो जाएगा, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट में ठीक कर देता हूँ मैं, इसको हटा दें, ये थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है ना, इसको यहाँ बना देता हूँ। और उसके पास कितने शेयर थे, 10,000 इक्विटी शेयर थे, ये हो गया। तो अपन इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो उसके बाद 10,000 इक्विटी शेयर थे पहले, एक इक्विटी शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर मिले हैं उसको, तो उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 50,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे, और एक कितने का होगा, 2 रुपये का। तो अगेन कितना अमाउंट रहेगा, 1 लाख ही रहेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, मॉनेटरी नो प्रॉफिट नो लॉस, ना किसी को प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। फिर सर इतना सब हमने क्यों किया, देखो क्या होता है। मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आइसर मोटर्स का, इसको मिलते हैं एनालिसिस। कुछ कंपनी है जिनके शेयर का नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपये है, जैसे एमआरएफ की बात करें, एमआरएफ की फेस वैल्यू 10 है, और जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, जितने पे वो ट्रेड हो रहा है, जो इसका मार्केट प्राइस है, वो 60-62 के आसपास है, अभी 62,000 है, और वो 86-87,000 तक भी गया है। सपोज अपन 85 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो फेस वैल्यू 10 है लेकिन सेल 62 का हो रहा है। आइसर मोटर्स का जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, इसका भी फेस वैल्यू 10 थी और शेयर की ट्रेडिंग हो रही थी 22,000 रुपये पे। अब देखना क्या होगा, अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, या नॉर्मल कंपनी भी, अगर उसका शेयर 62,000 या 22,000 रुपये का है, और हम एक छोटे इन्वेस्टर जो नया नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि चलो 4-5 शेयर भी खरीद लें, तो एमआरएफ कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए आपको 60-70-80 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, एक शेयर खरीदने के लिए। तो बताएं नॉर्मली आप इतना हिम्मत कर पाएंगे कि चलो यार हम इन्वेस्टर हैं, हम एमआरएफ का एक शेयर खरीद लेते हैं। उतने रुपए में तो किसी दूसरी कंपनी के 6,000 शेयर ले लोगे आप,
जितने में एक शेयर आएगा 60,000 रुपये का। तो हम इतना ह्यूज अमाउंट एक शेयर में इन्वेस्ट करें, ये नहीं पॉसिबल हो पाता। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं ना, छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो इतना बड़ा शेयर खरीदने की हिम्मत ही नहीं लगा पाते। एक शेयर खरीदने के लिए भी उनको ना 3-4 महीने नौकरी करनी पड़ेगी कि चलो ये बचा, अब चलो एक शेयर खरीदते हैं हम MRF का। तो इससे क्या होता है, जब शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम का मतलब यहाँ ये हुआ, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम का ये हुआ मतलब कि छोटे इन्वेस्टर तो इसमें पैसा लगा ही नहीं सकते, इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, उनके तो आउट ऑफ रीच हो गया ही। तो फिर क्या होगा, लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होगी तो शेयर के प्राइस पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी डिमांड ही नहीं कर पा रहे हैं, और आप समझते हैं अगर डिमांड कम हुई तो प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो आइसर मोटर्स ने क्या किया, उनका जो 10 रुपये वाला शेयर था, तो एक इक्विटी शेयर जो कितने का था, 10 का था, उनको उन्होंने स्प्लिट कर दिया। अभी 2 दिन पहले की बात है, स्प्लिट अप कर दिया, और अब उनका शेयर हो गया, एक शेयर कितने का हो गया, 10 इक्विटी शेयर दे दिए उन्होंने, और 1 रुपये की फेस वैल्यू हो गई है ना, 1 रुपये की फेस वैल्यू हो गई उनकी। तो 10 वाला एक शेयर लिया, 10 रुपये के शेयर वापस लिए और 10 रुपये के वापस दे दिए, लेकिन 10 का एक था और 1-1 रुपये वाले कितने दे दिए, 10 दे दिए। तो अब उनकी मार्केट वैल्यू एक शेयर की, जो नए मार्केट वैल्यू है वो 2200 रुपये के अप्रॉक्स हुई, और जो कि सेम डे 10% से बढ़ गई। ठीक है, तो सेम डे ही 10% से बढ़ गई, 2100 समथिंग कुछ था, मैं आपको राउंड फिगर लेके बता रहा हूँ। तो 10% कीमत एक दिन में बढ़ गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जो छोटे इन्वेस्टर, आज हम सोच रहे थे यार आइसर मोटर के शेयर लेने के 22 शेयर बहुत होता है, अब मैं 2200 रुपये में अगर शेयर मिल रहे हैं, है ना, भले ही उसका डिनोमिनेशन कम है, तो मैं उनको एक्वायर कर पाऊंगा। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी इसको खरीद पाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है स्प्लिट अप करने का, है ना। तो एज सच डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कैपिटल रिडक्शन में, लेकिन ये फ़ायदा हो रहा है कि जो कंपनी बंद हो रही थी, अगर उसके शेयर की कीमत थोड़ा ज़्यादा थी तो उनका वो नॉमिनल वैल्यू कम कर दे, तो शेयर छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेड करना पॉसिबल हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझें कि इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए के हैं, 10 रुपए के। ईच इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे, है ना, स्प्लिट अप कर रहे हैं हम। ऐसे ही होता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। तो ये 16 पॉइंट का पहला पार्ट समझा रहा था, अब इसका सेकेंड पार्ट में समझा देता हूँ। यह है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स स्प्लिट। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, आपकी किताब में नहीं ऐसा वर्ड मिलेगा, और अपनी किताब में तो ऐसा वर्ड मिलेगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। इसका स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन इसी की रिगार्डिंग है, मैं करवा दूंगा आपको। कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल और फेस वैल्यू है 10, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल है मान लें 2 लाख रुपए। मीन्स नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर हम देखें तो कितने हो गए, 20,000। ठीक है, 5 लाख कर दे रहा हूँ, तो कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर, 50,000। अब लिखा है ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, या 5 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर टू बी consolidated into 1 equity share of ₹50 each। 5 शेयर को जोड़ के 10 वाले एक शेयर बनाएंगे 50 वाला। हमने कहा क्या मतलब, तो बोले देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि यह इन्वेस्टर, हमने कहा हाँ, इसके पास 5 शेयर हैं, 1 2 3 4 5,
और सारे शेयर कितने कितने रुपए के हैं, 10-10 रुपए वाले शेयर हैं, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ठीक है। तो 5 इक्विटी शेयर और एक कितने का है, 10 रुपए का, तो ये शेयर कितने के हुए, 50 रुपए के। तो इनके बदले हम देंगे इसको एक इक्विटी शेयर, और वो भी कितने वाला, 50 का। हमने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हमने कहा इससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, डायरेक्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। लेकिन इसका अदरवाइज बेनिफिट होगा, हमने कहा क्या, वो समझा रहे हैं। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो देखना इन्वेस्टर 10-10 वाले 5 शेयर देगा और वहाँ से 50 वाला एक शेयर मिल जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा उसका शेयर, है ना। तो देखिए क्या एंट्री आएगी, एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखें कितने रुपए का शेयर, 10 रुपए की फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू लिखनी है इसके अंदर, और कितने रुपए के थे टोटल, 5 लाख रुपए के। अब क्या हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अब जो फेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 50, और अमाउंट कितना होगा, तो देखें नंबर ऑफ शेयर कितने थे, पहले हमने लिखा था 50,000 नंबर ऑफ शेयर थे, है ना। अब क्या हो रहा है, 5 शेयर के बदले 1 शेयर मिल रहा है ना। स्प्लिट करने में 1 के बदले हमने 5 किया था, अब 5 के बदले 1, बेस हमेशा नीचे आता है, 5 के बदले 1, तो कितने शेयर मिलेंगे, 10,000 इक्विटी शेयर, एक कितने का होगा, 50 का, तो कितने रुपए का हो जाएगा, 5 लाख रुपए का हो जाएगा, ठीक है। सर क्यों करेंगे कंसोलिडेट, सब डिवीज़न तो समझ में आ गया कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना, और आइसर मोटर के बड़े भी हैं 10%। सर कंसोलिडेशन क्यों करेंगे, देखो कंसोलिडेशन से क्या फ़ायदा होता है, कई बार क्या होता है, जैसे सिक कंपनी है, छोटी कंपनी है, उनके शेयर की कीमत गिर जाती है, मान लो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन चूंकि वो लॉसेस में चल रही है इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, केवल 50 पैसे बची हो। आपको याद है सत्यम मोटर्स का शेयर 270 के अप्रोक्स ट्रेड हो रहा था, सॉरी सत्यम मोटर्स बोल दिया मैंने, सत्यम का शेयर, ठीक है, इन्फोटेक कंपनी थी जो, जिसका फ्रॉड पकड़ा गया, तो 270 पे ट्रेड हो रहा था, और धीरे धीरे गिरते 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 वो कम हुआ, और कम होते हुए 10 रुपये 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये 50 पैसे तक भी आ गया वो। तो अब 50 पैसे पे आपका शेयर ट्रेड हो रहा है, वो तो चलो फ्रॉड हुआ था, आपकी कंपनी लॉसेस में चली, 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है आपका शेयर, तो अच्छा लगता है किसी को बताने में कि हमारा शेयर 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, नहीं। तो एटलीस्ट ऐसा करो, अगर तुम 10 शेयर को कंसोलिडेट करके एक बनाओगे, तो अगर तुम ऐसे 10 इक्विटी शेयर को जोड़ लोगे तो, और एक इक्विटी शेयर बनाओगे, तो एक इक्विटी शेयर वो कितने पे ट्रेड होगा, एटलीस्ट 5 पे। तो बोलने को तो अच्छा लगेगा कि चलो यार हमारा शेयर 5 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, भले वो कंसोलिडेट करके आपने किया है। तो एक तो अगर मार्केट प्राइस बहुत बुरी तरीके से गिर गया है और वो बहुत डिफेम करता है, हमें जब उसके प्राइसेस हम देखते हैं तो लोगों में भी नेगेटिविटी आती है। मैं आपको बोलूँ किसी तरीके से कि सुनो वो 30 पैसे में शेयर मिल रहा है, खरीद लो, तो आप बोलो कैसी बात है, 30 पैसे में शेयर मिल रहा है, किस तरीके से शेयर, आपको भरोसा नहीं होगा कि खरीदने लायक शेयर है। क्योंकि मैं MRF का बोलूँगा आपको कि हाँ 60,000 मिल रहा है, तो भले आप खरीद ना पाएँ, लेकिन आपको इच्छा हो रही है ना कि यार ये शेयर खरीदते तो मज़ा आ जाता। तो थोड़ा नेगेटिविटी को बचाने के लिए ये करते हैं। दूसरा, कई स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जिनमें मिनिमम प्राइस होता है कि इस प्राइस से नीचे हम शेयर अगर आपका होगा तो हम अपने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने की आपको इजाज़त ही नहीं देंगे, डीलिस्टिंग कर देंगे, आपके शेयर का नाम हटा देंगे। तो टू अवॉइड डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग का मतलब लिस्टिंग तो थी, अब अगर शेयर का प्राइस मिनिमम प्राइस से भी नीचे चला जाएगा तो हम आपके शेयर्स को अपने लिस्टिंग में से हटा देंगे, अपने स्टॉक एक्सचेंज से हटा देंगे, ठीक है। तो अगर आपका शेयर बहुत डाउन हो रहा है तो आप उसको कंसोलिडेट कर लो, 10 शेयर को मिला के एक बना लो, 5 शेयर को मिला के एक बना लो, ताकि उसका प्राइस थोड़ा सा क्या हो जाए, मतलब जो एक शेयर का है 10 शेयर जोड़ के बनाओगे तो उसका 10 गुना हो जाएगा प्राइस। इस वजह से क्या किया जाता है, कंसोलिडेशन किया जाता है, ठीक है। तो कंसोलिडेट करने का पर्पज़ होता है प्राइस को अच्छा दिखाना, ठीक है, और डीलिस्टिंग से अपने आप को बचा लेना, ओके। बस अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो है, मतलब मैंने आपको बताया था कुछ, मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। इस बार में हमने बात की थी
कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या करते हैं सर। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम ऐसा कुछ करते हैं। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि दिखे, तोता कलर। तो मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे सब डिवीज़न और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, या कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देना। अगर आपने लॉ में पढ़ा होगा तो शेयर्स को आप जोड़ के स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर स्टॉक को आप किसी भी फ्रैक्शन में बेच सकते हैं, जबकि शेयर किसी भी फ्रैक्शन में नहीं बेचा जा सकता, लेकिन स्टॉक फ्रैक्शन में बेचा जा सकता है। तो शेयर को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर दोगे तो वहाँ ये सहूलियत हो जाएगी कि किसी के पास बहुत सारे शेयर हैं तो उनका एक स्टॉक बना दो आप, तो उसको एक ही चीज़ को बेचना है, वो फ्रैक्शन में उसको बेच सकते हैं। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड की रेट चेंज कर देना। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हमने पढ़ा है ना, 10 रुपये का शेयर 6 रुपये का बचाना, 4 रुपये का बचाना, 7 रुपये का बचाना। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट मतलब क्रेडिटर से डिवेंचर होल्डर से या तो थोड़ा पैसा माफ़ करा लेना या उनको उनके क्लेम्स के बदले शेयर दे देना। शेयर सरेंडर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। तो 16वां पॉइंट हो गया था, 17 पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक्स। तो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना सिंपल सा पॉइंट है। एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो मान लो आपके 5 लाख रुपए के शेयर हैं तो आपको 5 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा। और जब आप उसको रिकन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो फिर क्या एंट्री आ जाएगी, शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5 लाख। आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो इसी के बारे में बात करता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो सी लिमिटेड हैड ₹5 लाख ऑथराइज कैपिटल ऑन 31 December 11 divided into share of 100 each, out of which 4000 शेयर वर इशूड। ये ऑथराइज कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, 100 रुपये का एक, मतलब कितना हो गया 5000 इक्विटी शेयर। उसमें से 4000 शेयर्स वर इशूड एंड फुली पेड अप, 4000 शेयर इशूड एंड फुली पेड अप थे। ठीक है, बस 2-3 मिनट। इन जून 2012 द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट इशूड शेयर इनटू स्टॉक। वो शेयर को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्टॉक में। कब, 2012 में, जून 2012। बट इन जून 2013, जून 13 में द कंपनी रिकन्वर्टेड द स्टॉक इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। पास एंट्रीज एंड शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन नोट्स टू बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो जब शेयर थे तब किस तरीके से दिख रहे होंगे, फिर जब हमने उनको स्टॉक में कन्वर्ट किया तो कैसे दिख रहे होंगे, और फिर जब फिर से शेयर बन गए तो कैसे दिख रहे होंगे। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ एंट्री क्या होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी जून 12 में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि 4000 इक्विटी शेयर थे, 100 का एक, कितना 4 लाख, टू शेयर स्टॉक अकाउंट, कितना 4 लाख। ठीक है, बीइंग इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। और दूसरी एंट्री रिकन्वर्ट पे हो जाएगी, मैं डेट नहीं डालना, मैं फिर से बताऊंगा आपको इसकी बैलेंस शीट वगैरह, आप देख भी सकते हैं स्टडी मटेरियल में। तो अगली एंट्री हो जाएगी रिकन्वर्ट करने पे, शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फिर से वो रिकन्वर्ट हो गए, है ना, रिकन्वर्ट हो गए शेयर में 10 रुपये का एक। पहले भी कितने का था, अच्छा पहले 100 का था, अब 10 रुपये का एक हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसलिए उन्होंने पूछा कि पहले शेयर कितने का दिख रहा था, फिर कैसे दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, फिर कैसे दिख रहा होगा। तो अगर 10 रुपये का हो गया तो क्या एंट्री आ जाएगी, देखो
4 लाख रुपए के हैं, 10 रुपए का ये कर रहे हैं वो उसको, है ना। तो कितने शेयर हो जाएंगे? 40,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे, 10 रुपए का एक, है ना। पहले कितने का था? 100 रुपए का एक। तो ये आ जाएगा 4 लाख। अमाउंट तो सेम रहेगा, बस शेयर कितने हो जाएंगे? 40,000, जबकि पहले कितने थे? 40,000 हो जाएंगे, पहले कितना था? 4,000 था। आपको ठीक से समझ आया? मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। 4,000 इक्विटी शेयर थे, इसको फिर हमने किस में कन्वर्ट किया? स्टॉक में, और फिर से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया शेयर में। तो इक्विटी शेयर पहले जो थे वो 100 रुपये के थे, अब जो है वो 10 रुपये के हैं, इसलिए जो 4,000 थे अब वो कितने हो जाएंगे? 40,000 हो जाएंगे। अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।